व्यू से? मैम रिटायरमेंट हो तो एक निश्चित डेट पे हो सकता है, बट डेथ हाँ, का तो कोई मतलब एट योर लेवल एज सीए फाउंडेशन लेवल रिटायरमेंट हमेशा ईयर एंड या स्टार्ट में होता है, राइट ना? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप पार्टनर को बोल देते हो भैया जाना ही है जाओ, लेकिन ईयर एंड में जाना, 31 मार्च को जाना एट फाउंडेशन लेवल। आगे जाकर के आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें रिटायरमेंट भी किसी भी डेट में हो सकता है, बट डेथ एट कौन सा डेट? एनी डे। ठीक है, किसी भी दिन किसी भी तारीख को डेथ हो सकता है। तो बस इसी का एक कैलकुलेशन है जो एडिशनल है, जो डेथ और रिटायरमेंट के क्वेश्चंस को अलग करता है, राइट? अब हम लोग एक एग्जांपल अगर लेते हैं कि डेट ऑफ डेथ से इट इज 15 सितंबर। ओके, सितंबर मीन्स 9/2021। अच्छा एक बात बताओ, अपने पास अगर अकाउंटिंग अप्रैल टू मार्च होता है तो लेटेस्ट बैलेंस शीट हमारे पास कौन सा होगा? 2021 में लेटेस्ट बैलेंस शीट हमारे पास कौन से डेट का होगा? विल इट बी ऑन 1/4/21 या 31/3? राइट ना, इस दिन का बैलेंस शीट अपने पास होगा। टेल मी ऋतिक, यू ऑल आर लिसनिंग ना? यस मैम। यस मैम। अपने पास कौन सा क्लोजेस्ट बैलेंस शीट होगा? 31 बिना मार्च वाला। बैलेंस शीट के हम पार्टनर्स के राइट्स को एडजस्ट नहीं कर सकते, यू ऑल नो दिस। एक बैलेंस शीट चाहिए। अगर रिटायरमेंट होता तो हम बोलते भैया इसी दिन रिटायर हो या तो अगले साल रिटायर होना, मतलब 31/3/22 को रिटायर होना, राइट? आप बोल सकते हो, वो मान भी जाता है जनरली। लेकिन डेथ के समय तो वी कांट से एनीथिंग, डेथ कभी भी हो सकता है। तो डेथ हुआ 15 तारीख को, 15 सितंबर। तो अपने पास क्लोजेस्ट बैलेंस शीट कब का होगा, बस हम यही पूछ रहे हैं। दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग। टेल मी, बी फास्ट, फटाफट करेंगे, अदरवाइज हम आगे जेएलपी पढ़ाएंगे। अगर ये आता है मैम स्किप करिए। वेटिंग कौन? मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैम एक बार रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन आप। सिंपल क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हमारा, अच्छा 31/3/2019 को बैलेंस शीट बना होगा, राइट? फिर अगला बैलेंस शीट कब बना होगा? 31/3/20 को। फिर अगला बैलेंस शीट कब बना होगा? 31/3/21 को। फिर 15 तारीख को डेथ हो गया। फिर अगला बैलेंस शीट कब बनेगा? 31, बनेगा 31/3/2022 को, तो हमारे राइट? पास तो इस समय डेथ, आज प्रेजेंट डे इज दिस, या आज का ही डेट ले लेते हैं। सपोज दिस इज 6 नवंबर, 6/11/21, आज के दिन ही हमारे एक पार्टनर का डेथ हो गया। तो आपके पास क्लोजेस्ट बैलेंस शीट कौन सा होगा? दिस इज माई, 2021। ये वाली बैलेंस शीट होगी ना अपने पास? यस मैम। 31/3/2021 की बैलेंस शीट हमारे पास है। तो सारा राइट्स आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दोगे, जैसे कि एज इफ रिटायरमेंट। यस मैम। यस मैम। गुडविल का कैलकुलेशन कौन सा, लेकिन वो डेट हमको हमें चाहिए 6/11 ना। 6/11 को आप नंबर 1 एक बैलेंस शीट चाहिए, लेकिन जो हमारे पास नहीं, तो बैलेंस शीट आप ले लोगे जस्ट पीछे का 31 से 21 का बैलेंस शीट ले लोगे और राइट्स को एडजस्ट कर दोगे। राइट्स का एडजस्ट करने का मतलब क्या? बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन कर दोगे। बैलेंस शीट का कहाँ कहाँ यूज आता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए, उसके बाद रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज आता है जनरली, और जेएलपी के लिए। तो ये दोनों आप कर दोगे, रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट से लेकर कर दोगे। दूसरा, आप गुडविल का कैलकुलेशन करोगे, तो ये कहाँ से करोगे? तो गुडविल एज ऑन कौन से डेट का लेंगे? वैल्यूएशन करेंगे 6/11 का, राइट? आज का, जिस दिन डेथ हुआ। ओके, और सारे राइट्स वैसे ही एडजस्ट करोगे जैसे रिटायरमेंट के केस में हम करते हैं। सिर्फ एक जगह और एडिशनल कैलकुलेशन करना होगा। लास्ट डे ऑफ बैलेंस शीट से लेकर 6 जिस दिन डेथ हुआ उस दिन तक भी तो ट्रांजैक्शंस हुए होंगे। उस दिन तक भी तो हमारे पार्टनरशिप फर्म ने सेल परचेज ट्रांजैक्शंस किए होंगे, खर्चे किए होंगे। तो
टेल मी इफ मिस्टर सी इज डाइंग, सी का डेथ हो रहा है, उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट कब तक का मिलना चाहिए? 31/3 तक का मिलना चाहिए या 6/11 तक का मिलना चाहिए? 6/11 तक का। 11 तक का। तो इस बीच का जो ट्रांजेक्शंस हुआ, इस बीच के जो प्रॉफिट हुए, क्या उसे इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यस मैम, मिलना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सी का नाम क्या बोलते हैं? सी जो मर जाता है उसको कौन सा पार्टनर बोलते हैं? डिसीज्ड, है ना, डिजीज्ड पार्टनर। वी डोंट call him retiring partner, here we call him diseased partner, okay, जिसका डेथ हो जाता है। तो इस बीच का प्रॉफिट हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि अगला बैलेंस शीट कब बनना है? टेल मी, अगला बैलेंस शीट कब का बनेगा? 31/3/2022। राइट। तो अभी इस पीरियड निकला नहीं है, लेकिन सी के जो लीगल एयर हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस बीच का प्रॉफिट डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। So how to calculate this profit? Okay, so this profit is calculated on estimated basis. Estimate basis पर आप प्रॉफिट निकाल लेते हो और उसका शेयर आप उस पार्टनर को दे देते हो। कैसे एस्टिमेट करते हैं? अब अगला क्वेश्चन आता है, हाउ टू एस्टिमेट। तो यहाँ पर दो तरीका है, दो प्रोसेस, आप किसी भी एक तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ये लास्ट एस्टिमेटेड बेसिस बेस्ड ऑन लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर पर आप एस्टिमेट करते हो तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर बोलो या लास्ट ईयर्स प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, या लास्ट ईयर्स, टेल मी, कोई बताएगा? पिछले क्लास में बात किए थे हम लोग, टर्नओवर। टर्नओवर मतलब क्या होता है? सेल। अब जैसे 2001/4/22, 31/3/21, ये हो गया लास्ट ईयर, क्योंकि डेथ हो रहा है आज से, दिस इज 6/11/21। तो जस्ट पीछे गए, पीछे के फाइनेंशियल ईयर को देखा हमने, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, सपोज इस एक साल का प्रॉफिट था, एनी अमाउंट वी टेक, सपोज इट वाज 1,20,000, ओके ना। तो इस साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कब से कब तक का? कोई बताएगा डेट? जस्ट 31 तक की प्रॉफिट पता है और हमें पहुंचना यहाँ से 6 तारीख तक, आज तक 6 नवंबर तक। तो कितने दिनों का प्रॉफिट आपको चाहिए? कैन यू प्लीज टेल मी, कब से कब तक का? मे आई राइट दिस टू 6/11/21, इतने दिन का प्रॉफिट आपको चाहिए ना? 8 महीना। यस मैम, 8 मंथ का। 8 मंथ एंड सम डेज, आई थिंक। अगर डे को आप करो तो ठीक है, अदरवाइज अब डे, जैसे अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, अप्रैल मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। देखो समझ में आया? 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I think 290 days, if I am not wrong in calculation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 220 दिन, 220 days, this is 220, 220 दिन का प्रॉफिट। तो टेल मी, ये 1,20,000 कितने दिनों का प्रॉफिट है? और तो 220 दिन का प्रॉफिट क्या आप निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे, कोई बताओ? 1,20,000 220 को 365 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया, डेज वाइज आपने निकाल लिया, राइट? या मंथ वाइज भी निकाल लेते, 6 दिन को इग्नोर कर देते, तो 3, 3, 6, 7 मंथ्स का आप निकाल सकते थे। तो लगभग ऑन एन एवरेज यू विल गेट द प्रॉफिट। कोई बताएगा इफ यू हैव कैलकुलेटर व्हाट द अमाउंट वी आर गेटिंग? 72,328. फिर से 72,328. 72,378। तो ये Ma'am, 38. 38, 28. 328. 328, ओके ना। तो ये प्रॉफिट कब से कब तक का हो गया? दिस इज फ्रॉम 1/4/21 टू 6/11/21 ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, ठीक है। इस साल की प्रॉफिट तो साल के अंत में पता चलेगा, लेकिन बीच में डेथ हो गया, तो इस पीरियड का प्रॉफिट चाहिए हमें। कौन से पीरियड का समझ में आ गया?
ये पीरियड यहां से यहां तक कैसे निकालेंगे? पिछले साल का प्रॉफिट देख लिया, 1,20,000 था। कितने दिन का प्रॉफिट चाहिए? 220 दिन। ये प्रॉफिट है 365 दिन, निकाल लिया। गॉट इट ना? समझ में आया? यस मैम। तो ये प्रॉफिट किसका है? टेल मी। ये सिर्फ डिजीज पार्टनर का कि सबका है? दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू फर्म, मीन्स ऑल। तो अब इसमें सी का शेयर निकाल लेंगे। सपोज सी शेयर इज 1/3, डिजीज पार्टनर इज सी शेयर इज 1/3। क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। 1/3। टेल मी द अमाउंट। 24,109.5 2410 9.5 2409, तो 110 लेना। 2110 ये अमाउंट सी को देंगे। ठीक है, गॉट इट? ये एक मेथड है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। समझ में आ गया सभी को? इट कैन ऑल्सो बी लास्ट ईयर टर्नओवर के बेसिस पर। आई एम जस्ट गिविंग यू लास्ट ईयर, मतलब 1/4/20 to 31/3/21 टर्नओवर मतलब सेल था एनी अमाउंट आई एम टेकिंग एट रैंडम 10 लाख और नेट प्रॉफिट था 2 लाख सपोज। और अब इस साल 1/4/21 to 6/11 कौन सा डेट है आपको समझ में आ रहा है? इस दिन का सेल है, अब तक का सेल हुआ है। वी टेक 5,75,380 सपोज। क्या आप इस पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो? बेस्ड ऑन टर्नओवर लिखा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? कोई बताएगा कैसे बढ़ेंगे? बेस्ड ऑन लास्ट ईयर सेल, जब इतना सेल था तो इतना नेट प्रॉफिट था। कितना परसेंट आपको दिख रहा है पिछले साल को देख करके? प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट? टेल मी। 520 2 लाख 1 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? पिछले साल का नेट प्रॉफिट पिछले साल के सेल के कितना परसेंट है? 20%। 20%। तो अब जब इस साल का सेल पता है तो इस साल का प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? इंटू 20। इसका 20% निकाल देंगे। यस, टेल मी द अमाउंट फास्ट। अमाउंट दो, 1 लाख कुछ आएगा आई थिंक। मैम 1,15,000 15,076 076। ठीक है, यस मैम। पीरियड का प्रॉफिट हो गया ना? कब से कब तक? अब 1/4/21 to 6/11/21 का प्रॉफिट हो गया एस्टिमेटेड बेसिस पर। ओके ना? तो सी का शेयर कितना हमने माना था? 1/3। थर्ड डिवाइड करो। 38,358.6। 359 ले लो। हाँ हो गया yes, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। बेटा मेथड समझ में आया? दोनों मेथड। यस मैम। मैम इसमें तो 220/365 नहीं कर सकते? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअल सेल पता है उस दिन का, उस दिन तक का। व्हाट इज दिस? ये 1 तारीख से लेकर के 6 नवंबर तक का एक्चुअल सेल पता है। पिछले साल से हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया और इस सेल पर अप्लाई कर दिया, वैसे निकाल लिया गया। या पिछले साल के प्रॉफिट पर बेस के। तो आपको ये याद रखना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड either on the basis of last year profit or on the basis of last year, क्या बोलना चाहिए? turnover. Got it? यहाँ पर आप लिख लो on NP ratio, based on NP ratio, तो और क्लैरिटी हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके ना? अब आप पूछोगे मेरे से, मैम अमाउंट तो निकल गया, जर्नल क्या पास करेंगे? सपोज अमाउंट ये निकला फर्स्ट मेथड पर, या अमाउंट सेकंड मेथड पर ये निकलना है। वट एवर बी द अमाउंट यू हैव कैलकुलेटेड, राइट ना? लेकिन जर्नल क्या पास करेंगे? सी का शेयर ये था, ये अमाउंट निकला था, दिस इज द आंसर, नॉट दैट। ये जर्नल क्या पास करेंगे? सी को तो देना है, सी को मिलेगा, बट व्हाट विल बी द जर्नल? टेल मी, कोई बताएगा जर्नल?
सी को मिलेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, गुड, कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। वट एवर बी द अमाउंट। अगर फर्स्ट मेथड में हो तो आप वो अमाउंट, अदरवाइज 38,359, या फर्स्ट मेथड में जो भी अमाउंट हमारा आया था इट वाज 24,110, वट एवर बी था, बट दिस विल बी द जर्नल। गॉट इट ना? हो गया। तो सी को ये भी मिलेगा। तो अब सी को क्या क्या मिलेगा, एक बार सी का कैपिटल अकाउंट बना के देखते, जो जा रहा है सारे राइट्स वैसे ही एडजस्ट होंगे जैसे रिटायरमेंट के समय हम करते हैं, और ये एक एडिशनल कैलकुलेशन होगा। तो सी का रिटायरिंग डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होगा, और क्या होगा कोई बताएगा? फटाफट बताते जाओ। क्रेडिट क्या क्या होगा? बाय जनरल रिजर्व, जनरल और एनी रिजर्व, है ना? और क्या होगा? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? लॉस आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। बाय गुडविल, गुडविल अमाउंट वर्ड नहीं आता। गुडविल के लिए क्या? जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं जो गेन करते हैं उनका नाम। हाँ, जस्ट बाय एज अकाउंट, है ना, एंड बाय बीज अकाउंट फॉर गुडविल। जो गेनर है, गेनर टू सेक्रीफायर इज द जर्नल। और क्या मिलेगा उसे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। गॉट इट ना? ये सस्पेंस अकाउंट यही वाला जो भी हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, ये जर्नल 38,359 से आ जाए। गॉट? इंटरेस्ट कैपिटल मैम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कौन सा कैपिटल? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलेगा? ये तो एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये तो जाते समय तो हम लोग देंगे ना क्यों पार्टनर। देंगे? वो 6 तारीख तक को डेथ हो रहा है, और 6 तारीख को वो हम लोग उसका ये कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग आएंगे उस मैटर में, अभी अभी नहीं देंगे, ठीक है? हम लोग जस्ट इसके बाद वही पढ़ेंगे। और 2 क्या लिखना चाहिए उसको? सपोज करो यहाँ पर आ रहा है 5 लाख टोटल उसका शेयर, तो 2 अगर आप पैसा देकर उसे विदा कर रहे हो, विदा तो नहीं कर रहे, वो उसका डेथ हो गया। अगर आपसे लीगल एयर्स को आप कैश दे रहे हो तो 2 कैश या एग्जीक्यूटर का नाम लिखेंगे उसका। हाँ, नहीं 2 कैश और 2 लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर आप वहाँ पे जो कैश लिख रहे हैं तो वो कैश का मतलब हो गया कि हम लोग सी को कैश दे रहे हैं, तो सीज एक्सिक्यूटर अकाउंट कर देंगे, ठीक है? वो बुक में लिखा हुआ है मैम, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हाँ, थे ऐसा। ठीक बोल रहे हो, सीज एक्सिक्यूटर अकाउंट, राइट? बुक में क्या लिखा है? कैश लिखा है, एक्सिक्यूटर लिखा है? लिखा हुआ था ना कि वो जो सी मर गया उसको 1,000 रुपया कैश देना है, तो है ना सी के कैपिटल अकाउंट में ही कैश लिख दिया है। ठीक, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। एज ऑन द डेट ऑफ डेथ वी कैन डू, अदरवाइज आप सीज एक्सिक्यूटर में पूरा ट्रांसफर कर दो। एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, क्या नाम होगा उसका? सीज एक्सिक्यूटर अकाउंट, और बाय सीज कैपिटल 5 लाख, और इसमें से जो भी बैंक सपोज करो 2 लाख रुपए दे दिए, और 3 लाख रुपया कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? टू लोन अकाउंट, है ना, या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में कैलिकुलेट रहेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज पेड। जनरली ये वन टाइम पेमेंट हो जाता है। एग्जीक्यूटर दे डोंट वेट, वो जैसे पार्टनर्स जब रिटायर करता है तो आप पार्टनर्स के कैपिटल लोन में ट्रांसफर कर देते हो, बट एग्जीक्यूटर दे टेक वन टाइम पेमेंट, है ना? गॉट इट? एक यही पीएल सस्पेंस वाला एक एडिशनल पॉइंट था जो हम लोगों ने कवर किया। ओके ना? और कोई डाउट है? जो बच्चे नहीं थे पिछले क्लास में, डेथ के क्लास में, तो दिस वी हैव कवर्ड। ओके ना? शैल आई गो अहेड नाउ? मैम एक बुक से क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा ना। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल। कम टू द बुक। चैप्टर कौन सा है? डेथ वाले में ना? नहीं मैम, रिटायरमेंट में रिटायरमेंट इलस्ट्रेशन। में? एक मिनट।
रिटायरमेंट बोल रहे हो ना? यस मैम। I think it was opened. Okay. Tell me the question. Illustration 3. Yes. ABC in partnership, sharing profit loss. The ratio is 543. Balance sheet of the firm as on 31st March 2020 given. Capital ABC given. Payable, goodwill, fixture, inventory, cash, and trade receivable. A had been suffering from ill health and gave notice he wants to retire. As an agreement, therefore entered. An agreement was therefore entered on same day. Terms was as follows. The profit and loss for the year ended this, which shows a net profit of 48,000 was to be reopened. अच्छा, इस साल का प्रॉफिट फिर से खुल रहा है. B was to be credited with 4,000 bonus in consideration of an extra work which he has developed during the year. Profit share ratio is also revised. Goodwill appearing in the balance sheet, it was purchased goodwill. It was decided that the partner will write off this goodwill. Presently, goodwill was to be valued 2 years purchase, average profit of 5 years, fixture to be valued by an independent valuer. Provision 2% was to be made for doubtful debts and remaining assets was to be taken at their book value. क्या सिर्फ और सिर्फ I think goodwill का calculation है और provision का, right ना? यस मैम, सब हो गया, बस है ना वो जो यहाँ पे 543 दिया हुआ है, तो मतलब गुडविल को हम किस में बांटे, 543 में बांटे या फिर गेनिंग रेशियो में बांटे? कौन सा गुडविल? जैसे मैम बुक वैल्यू है ना गुडविल का, गुडविल हाँ, इसको खत्म करना, राइट ऑफ करना पड़ेगा. यस मैम, तो इसको किस रेशियो में बांटे? मतलब ये 543 में बांटे या 344 में बांटे, है ना? यही क्वेश्चन. गुडविल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज दिस and it was reopened. It was the profit sharing was to be revised from this. रिवाइज करने के बाद यही रेशियो आ रहा है ना. वो डेट इज 31/3/20. ओके मैम, एक तो दिया हुआ है वो रेशियो की, वो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने के लिए, मतलब फिर से खोला गया ना वो प्रॉफिट लॉस, तो उसको एडजस्ट करने इस दिन इनिशियल रेशियो था 543, राइट ना? यस मैम. किया गया, बैक गया और बैक से वापस जब आया तो रेशियो चेंज था. रेशियो वाज 344. यही बोल रहे हो ना? हाँ. तो अब ये एक सवाल उठ रहा है कि गुडविल को हम किस वैल्यू पर, कौन से रेशियो में गुडविल को खत्म करें? एज रेशियो तो ओल्ड दो रेशियो है ना, ये एकदम ओल्ड रेशियो है 543. मैम एक और भी है नीचे रेशियो 3. हाँ, वो न्यू रेशियो होगा, वो 3:2. ओल्ड रेशियो को जब मतलब रिटायरमेंट के पहले ये सारा काम हो रहा है. अभी रिटायर होने के पहले हमारा 543 जो रेशियो था, तो क्योंकि ए इल हेल्थ का था, ज्यादा काम नहीं करता था, तो प्रॉफिट पीएल को फिर से रीओपन किया गया और उसमें बी को बोनस दिया जा रहा है और उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसको 344 में बांटा गया है, राइट ना? 3:4:4 में. अब इसके बाद यहाँ पर एज ऑन दिस डेट ए रिटायर कर रहा है, ए रिटायर्स and the ratio of remaining partner is 3:2, right ना? ये पूरे कहानी इसी तरीके से है. यस मैम. क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप गुडविल को बांटोगे, रिजर्व को बांटोगे, तो आप कौन से रेशियो में बांटोगे? आप 543 में बांटोगे कि 344 में बांटोगे? ओके ना? यही डाउट है ना? यस मैम. तो आइडियली होना क्या चाहिए कि जस्ट रिटायरमेंट के पहले जो ओल्ड रेशियो है, दिस वन,
goodwill should be and मैम valuation किसी profit. बांटे और बैलेंस शीट मिल रहा है, लेकिन बुक है ना इस पे नहीं बांटा है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 भी इसी तरह है, हाँ, तो उसमें उसमें वैसे बांटा है जो आप है ना? बताए ना अभी, वैसे Yes, बांटा हुआ है। आपका बुक इसमें गलत किया इस क्वेश्चन में. ओके, वी वोंट टेक दिस, क्योंकि जो देखो जो कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट के जस्ट पहले जो रेशियो था उसी को ओल्ड आप किसको बोलोगे? ये ओल्ड रेशियो था, नो डाउट, बट राइट्स को एडजस्ट करते समय आपने इसे चेंज कर दिया बिफोर रिटायरमेंट. तो रिटायरमेंट के जस्ट रेशियो वाज 344. ओके ना? सो वी विल टेक दिस वन एज आवर बेस. 344 विल बिकम आवर ओल्ड रेशियो. ओके, 543 का कोई यूज नहीं रहेगा वंस यू हैव एडजस्टेड देयर राइट्स. आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सही किया है, यहाँ पर Yes, गलत है, इस क्वेश्चन में गलत था. ओके ना? ठीक है, यस मैम, अब बनेगा. बन गया मैम। यस मैम, ओके, और बोलो, एनी डाउट? हो गया मैम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे अभी तक नहीं इससे गो थ्रू किए, प्लीज यू विल गो थ्रू एंड ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है आपके स्टडी मैट के और स्कैनर के, बहुत रेलिवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. टेल मी अनदर, इज देयर एनी अदर डाउट? हो गया? शैल आई कम बैक टू द कॉपी एंड वी शुड गो अहेड, आगे बढ़े. एक और अच्छा इशू आ सकता है. 1421 डेथ हुआ 6/11/21. इस दिन अकाउंट बना, कौन सा अकाउंट बना? सीज कैपिटल अकाउंट. इट्स ओके. और यहाँ पर आपने जो भी बैलेंस था या तो आप पे कर दोगे या सीज एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दोगे, राइट ना? There is one more concept, either in case of retirement, generally retirement के केस में रहता, but it is equally true for death also. बहुत ध्यान से सुनना. ये हो रहा है मिड ऑफ द ईयर, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ, बट अच्छा बट नहीं लिखते, मिड ऑफ द ईयर में रिटायरमेंट हो रहा है, ओके, या डेथ हो रहा है. तो इसमें जो भी आप अकाउंटिंग करते हो, वट एवर अकाउंटिंग वी डू, इसको हम 2 पार्ट में लेके जाते हैं. 2 पार्ट में से हम लोग लेकर के जाएंगे. सी, अकाउंट्स आर immediately settled. This is ARE. And second is accounts settlement is on, ऐसे लिखते हैं, settlement is deferred. deferred मतलब टाल दिया गया, डिले कर दिया गया up to year end. अकाउंट्स आर इमीडिएटली सेटल्ड. जिस दिन मरा 6 तारीख को ही हमने अकाउंट्स को सेटल कर लिया. उसी दिन सी का कैपिटल अकाउंट खोला गया, सारी चीजें उसको दे दी गई और पैसा पेमेंट कर दिया गया, या तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया. गॉट इट? ये अभी हम लोगों ने कवर किया. अकाउंट्स आर इमीडिएटली सेटल्ड, राइट ना? इसी दिन अकाउंट्स खोला, प्रॉफिट को एस्टिमेट किया. कौन सी प्रॉफिट को? 1/4/21 से लेकर के 6/11/21 तक की प्रॉफिट को आपने पिछले साल की प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया. सी का अकाउंट खोला, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ उन्हें दे दिया और उनके एग्जीक्यूटर को आपने टाटा बाय बाय इसी दिन बोल दिया. गॉट इट? दूसरा वर्ड देखो, सेटलमेंट इज डिलेड, डेफर्ड, टाल दिया गया अप टू ईयर एंड. बोला ठीक है, डेथ तो हो गया 6/11/21 को, 4 महीने बाद ही अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ जाएगा, तो आप वेट कर लो. ठीक है, आप वेट कर लो. आप किसको बोल रहे हो? रिटायरिंग पार्टनर को बोल रहे हो या एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर को बोल रहे हो? प्लीज वेट फॉर 3 or 4 months. अभी अकाउंट बनाएंगे, फिर 4 महीने बाद बनाएंगे, आप वेट कर लो ना. अगर वो ओके बोल देते हैं तो दिस इज आवर सेकेंड केस.
दिस इज आवर सेकेंड केस, सेटलमेंट इज डेफर्ड। समझ में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं? सपोज आज के डेट में कोई रिटायर हुआ या मरा एक पार्टनर, तो दो बातें हो सकती, या तो आप आज ही उनका सेटलमेंट कर दोगे तो केस 1 है, या आप उनको बोलोगे कि ईयर एंड तक वेट कर लो तो केस 2। समझ में आया बेटा? समझ में आया तो हाँ बोल दो, अदरवाइज ओके वेरी। यस मैम। तो अगर अकाउंट Yes, ma'am. आज ही सेटल हो गया तब तो आपने पढ़ लिया ये वाला, पिछले साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को एस्टिमेट कर लेंगे और सी को उसका शेयर दे देंगे। लेकिन अगर सी रेडी हो जाता है कि ठीक है हम वेट कर लेते हैं ईयर एंड तक, या सी के एग्जीक्यूटर, अगर सी मर गया है तो सी के एग्जीक्यूटर रेडी हो जाते हैं कि हम ईयर एंड तक वेट कर ले, तो क्या होगा? ओके ना? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बनाते हैं। हमारा डेट है इस साल 1/4/21। पिछला बैलेंस शीट जो अपने पास है 31/3/21 विच इज इक्विवेलेंट टू दिस। इससे अगर टाइम बढ़ते गया, यहाँ पर डेथ हुआ है, दिस इज 6/11/21, और वापस सेटलमेंट आप करना चाह रहे हो 31/3/22 तक। टेल मी नाउ, एज पार्टनर मिस्टर सी कब तक के प्रॉफिट का हकदार है एज पार्टनर? 31/3/22। एज पार्टनर 6/11 तक 30 दिन वो जा रहा है, रिटायर हो रहा है या मर रहा है, इधर जो भी रिटायर हो जाए कुछ भी तो। और रिटायर हो रहा है। एज अ पार्टनर, वर्ड को ध्यान से सुनो, एज अ पार्टनर कब तक वो की प्रॉफिट हकदार है? 1/4 से 6/11। यस, इस पार्ट के लिए, राइट? ही इज एंटाइटल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ दिस ओनली, लेकिन मिल रहा है 31/3 को अगले साल। तो इस पीरियड में, सेकेंड हाफ पीरियड में, पोस्ट रिटायरमेंट, इस पीरियड को हम कह सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड या पोस्ट डेथ पीरियड। आप देखो सेटलमेंट नहीं हुआ है, आप टेक्निकली सोचो, अकाउंटिंग वाइज सोचो, सी का कैपिटल इन्वेस्टेड अभी भी बिजनेस में है, राइट? लेकिन सी इज नाउ नो मोर इज अ पार्टनर। तो इस पीरियड का क्या उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए? आंसर इज नो, प्रॉफिट का वो शेयर उसे नहीं मिलना चाहिए। क्या उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? उसका पैसा फंसा हुआ है बिजनेस में, हाँ हो सकता है। तो यहाँ पर एक राइट दिया जाता है, राइट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग या डेथ डिजीज्ड पार्टनर, ठीक है, रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर। क्या उसको राइट दिया गया है? नीचे लिखते हैं। पीरियड समझ में आ गया ना? पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड अप टू द डेट ऑफ सेटलमेंट, ही हैज राइट टू गेट, क्या मिलेगा उसको? इस पीरियड का प्रॉफिट दोगे या इंटरेस्ट दोगे? इंटरेस्ट देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट दोगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? ठीक है, दोनों में क्या दोगे? दोनों में एक मिलेगा। तो ये उसे ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन इज गिवन टू गेट ईदर, भैया तुम या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, एट योर ऑप्शन, एट हिज ऑप्शन, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें प्रॉफिट का शेयर दे देंगे और तुम बोलोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे। ये एक ऑप्शन दिया हुआ है रिटायरिंग पार्टनर को। आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हो, राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर में अगर जाओगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा लॉ के बुक में। ही हैज एन ऑप्शन टू गेट ईदर शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करते शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 25,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 30,000 और यू आर द रिटायरिंग पार्टनर, आप किसको चूज करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इसको चूज करोगे क्योंकि ये ज्यादा है। और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता तो आप किसको चूज करते? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर समझने के लिए हम लिख देते हैं विच एवर इज हायर, वो हायर को ही चूज करेगा, राइट ना? सो इफ अकाउंट्स, आपको ये जानना है, इफ अकाउंट्स आर नॉट सेटल्ड एज ऑन द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट, इस दिन अगर अकाउंट सेटल नहीं होता है
इस दिन अगर अकाउंट सेटल, इस दिन अगर अकाउंट, कौन से दिन, ये दिन जिस दिन डेथ हुआ या रिटायरमेंट हुआ, इस दिन अगर अकाउंट सेटल नहीं होता है तो वन राइट इज गिवन टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, ही हैज एन ऑप्शन, दिस इज एन ऑप्शन, ठीक है, ये उसे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन टू गेट ईदर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट पीरियड, पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड, विच एवर इज हायर। गॉट इट? जो ज्यादा है उसे मिल जाएगा, राइट ना? यस मैम। ठीक है, तो ये छोटे, इस पर क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं, दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, आगे जाके आएगा आपको सीए इंटर में, बट इस लेवल पर जस्ट एक थ्योरी में हम लोगों ने कवर किया है इसको। नाउ फ्रॉम माय साइड डेथ इज ओवर एक्सेप्ट जेएलपी। अगर आप बोलोगे तो हम जेएलपी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज कोई डाउट है तो आप बोलो। Shall I start JLP? यस मैम। यस मैम। What is life policy? पहले ये बताओ, JLP बाद में। लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी मतलब अगर एक हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट जमा करते हैं, फिर हमारे डेथ के समय उसको मतलब दिया जाता है, या फिर एक जिस एज के लिए हम लोग करते हैं पॉलिसी बनाते हैं वो कंप्लीट हो जाता है तो पैसा मिलता है। ठीक है, ओके। अभी हम पार्टनरशिप में नहीं है, हम पार्टनरशिप आउट हो गए हैं, जब जेएलपी पढ़ेंगे तब वापस पार्टनरशिप में जाएंगे, ठीक है ना? ये एक नॉर्मल, व्हाट इज लाइफ पॉलिसी? इन ऑर्डर टू सिक्योर वंस लाइफ, एक इंसान अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए बीमा लेता है, लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस कर लेता है, लाइफ इंश्योरेंस, आई शुड राइट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज बीइंग टेकन टू सिक्योर हिज और हर लाइफ। तो क्या लाइफ वापस आ जाती है लाइफ पॉलिसी लेने से? नो मैम। हम सिक्योर कर रहे हैं लाइफ को, अपनी लाइफ को नहीं। यू आर सिक्योरिंग, आप पॉलिसी ले रहे हो, अपनी लाइफ की पॉलिसी ले रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, बट नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर डिपेंडेंट, राइट? आप अपने डिपेंडेंट, लाइक हस्बैंड है तो वाइफ एंड जो बच्चे हैं उनके, वाइफ है तो हस्बैंड एंड किड्स के लिए आप पॉलिसी लेते हो, ठीक है? तो वेन एवर वी टेक द पॉलिसी, पॉलिसी में टर्म्स क्या होता है? ऑन द हैपनिंग ऑफ डेथ द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव सर्टेन सम ऑफ अमाउंट। इसमें कितने पार्टीज होते हैं? हाउ मेनी पार्टीज आर देयर? कुछ टर्म्स हम लोग सीखेंगे पहले, ठीक है? हाउ मेनी पार्टीज? there are two parties. One is insurer and second is nominee. One is insurance company, I should write, ठीक है? Insurance company. And second is policy holder. एक नया वर्ड आया, पॉलिसी। One who is taking his policy is known as policy holder. क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में? प्लीज टेल मी। इंश्योरेंस, पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को क्या देता है ईयरली? मनी। उस मनी को क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम, यस मैम। ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न क्या देता है? एक रसीद देता है, रिस्क कवरेज। दिस इज नोन एज रिस्क कवरेज, है ना? वो रिस्क कवरेज देता है कि अगर तुम्हारा डेथ हो जाएगा तो मैं एक मुश्त तुम्हें, सपोज करो 15 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे डिपेंडेंट को 15 लाख रुपए दूंगा इफ पॉलिसी हैज बीन टेकन फॉर 15 लाख, ठीक है? तो ये 15 लाख का एक नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू से इट इज 15 लाख। प्रीमियम, उसके लिए प्रीमियम कितना हो सकता है? ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर। सपोज द प्रीमियम अमाउंट इज 5,000 पर मंथ, पर एनम। हर साल पॉलिसी होल्डर 5,000 रुपए देगा इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी अभी कुछ नहीं देगा इन रिटर्न, बस एक वादा देगा, एक उसे प्रॉमिस करेगा रिस्क कवरेज का, ठीक है? प्रोटेक्शन देगा कि कभी भी पॉलिसी होल्डर का डेथ होगा तो उसके डिपेंडेंट को 15 लाख मींस पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। इंश्योर्ड अमाउंट भी आप इसे बोल सकते हो। पॉलिसी वैल्यू को हम और क्या बोल सकते हैं? इंश्योर्ड अमाउंट, ठीक है? अच्छा, ये प्रीमियम जो है ये ईयरली हो, ये जरूरी नहीं है, ये मंथली भी हो सकता है, ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, डेली, व्हाटएवर बी द टर्म। तो प्रीमियम वंस इन अ ईयर हो सकता है, ट्वाइस भी हो सकता है,
इवन 4 टाइम्स इन अ ईयर हो सकता है, ओके ना, और मंथली भी हो सकता है। तो प्रीमियम हम लोग अभी मान रहे हैं कि ईयरली है। अच्छा, एक और बात बताओ, पॉलिसी आप कब ले सकते हो, कौन सी डेट को? इज देयर एनी डेट, स्पेसिफिक डेट कि आज ही पॉलिसी लेना है, या साल के किसी भी दिन आप पॉलिसी ले सकते हो? किसी भी दिन। एक किसी भी दिन, अभी तो, और 24/7/365, मतलब किसी भी दिन आप रात को भी बैठ के ऑनलाइन से अपनी पॉलिसी ले सकते हो, ऑन एनी डे, वेदर इट इज संडे, मंडे, दीपावली, दशहरा, एनी डे इज देयर, पॉलिसी लिया जा सकता है, राइट? कोई इसमें ये नहीं। लेकिन हाँ, अगर प्रीमियम सपोज आपने आज पॉलिसी लिया 6/11 को और एनुअल प्रीमियम है, तो अगले साल, अभी 2021 है, आपने प्रीमियम लिया, तो फिर अगले साल 6/11/22 को पॉलिसी आप नेक्स्ट प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। प्रीमियम का डेट्स, इफ इट इज ईयरली, मंथली है तो हर महीने 6 तारीख को, हाफ ईयरली तो हर 6 महीने में आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग कवर किया, इंश्योरेंस is life, gives life coverage of protection to the policy holder. There are two parties, one is insurance company and another is policy holder, in which insurance company undertakes a promise to pay policy amount, policy value to the policy holder on the occurrence of his or her death. ठीक है, समझ में आया? ओके, यहाँ तक थोड़ा समझ में आया? 3 टर्म आपने समझा अभी, एक 4 टर्म, इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड इज पॉलिसी होल्डर, थर्ड इज प्रीमियम एंड फोर्थ इज पॉलिसी वैल्यू। थोड़ा सा और बैक जाते हैं। इंश्योरेंस 2 प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। कौन कौन सा कोई बता सकता है? एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। पहले हमें जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हमें डिटेल में लाइफ इंश्योरेंस पढ़ना है। व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस? लाइक इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, एटसेट्रा। ठीक है, जैसे आप अपने स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आपने उसे इंश्योर्ड करा लिया है, ओके। मिस्टर एक्स हैज इंश्योर्ड हिज स्कूटी एंड द एनुअल प्रीमियम ही इज पेइंग सपोज 8,000 रुपीज, एंड लास्ट वो उसने प्रीमियम पे किया है, सपोज करते हैं 15/9/21, दिस इज द डेट उसने अपने स्कूटर को इंश्योर कराया। टेल मी, ये इंश्योरेंस कब लैप्स करेगा? जनरल इंश्योरेंस, अगर आपके पास स्कूटी है और आप उसे इंश्योरेंस करवाते हो, तो जनरल इंश्योरेंस का कवरेज इज फॉर 1 ईयर। तो 1 साल के लिए मिस्टर एक्स निश्चिंत हो गया कि कभी भी एक्सीडेंट बाई चांस होता है तो पॉलिसी वैल्यू और जो जितना का कवरेज है, द कवरेज इज फॉर 1 लाख, तो 1 लाख तक अगर एक्सीडेंट करता है स्कूटी, तो 1 लाख तक का खर्च वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगा। एंड इट लास्ट फॉर 1 ईयर, मतलब आज इंश्योरेंस लिया तो इट विल लास्ट फॉर 14/9/22, 1 साल में ये लैप्स कर जाएगा। इस बीच अगर स्कूटी क्षतिग्रस्त होता है, एक्सीडेंट होता है, इट मीट्स एक्सीडेंट, तो ही विल गेट reimbursement from the insurance company. This is general insurance, which is only for 1 year. But in contrast, life insurance is for the big time span. Okay. So अब हम लोग ये 15 साल, 25 साल, इवन अगर आप यंग हो अभी इंश्योरेंस कराते हो अपना 18 साल, 20 साल के लिए, तो आपको 50 साल का भी कवरेज मिल सकता है। ओके ना? तो यहाँ पर नंबर 1 इज इंश्योरेंस कंपनी, आपने समझ लिया। सेकंड आपने समझा पॉलिसी होल्डर। थर्ड क्या समझा? थर्ड आपने समझा इसका प्रीमियम, नो, पॉलिसी वैल्यू, ओके, या इंश्योर्ड अमाउंट, इंश्योर्ड वैल्यू भी बोल सकते हो। नंबर 4 इज प्रीमियम, ये भी आपने समझ लिया। एंड द नेक्स्ट इज मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, पॉलिसी कब मैच्योर करेगा। जनरल इंश्योरेंस 1 साल का होता है, मैच्योर कर जाता है, बट लाइफ इंश्योरेंस का टर्म होता है, इट मे बी 5 years, 10 years, 15, whatever, 12, 18, जैसा भी टर्म एंड कंडीशंस है। ओके, तो मैच्योरिटी डेट इधर मतलब दोनों में से कोई एक होगा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड और डेथ
of the policy holder, whichever is policy holder, whichever is earlier, दोनों में से जो पहले हो जाए। जैसे आपने पॉलिसी लिया है कौन सी तारीख को, 15/9/21, मिस्टर एक्स ने पॉलिसी लाइफ पॉलिसी लिया है 15/21 फॉर 10 years, 10 साल मतलब 14/9/31। हर साल 15 तारीख को वह प्रीमियम देगा, 5,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देगा। ऐसा कब तक देगा, 10 साल तक देगा, एवरी ईयर ऑन 15 एवरी ईयर। लेकिन बाई चांस अगर उसका छठे साल ही उसका डेथ हो जाता है तो पॉलिसी मैच्योर हो गई। इंश्योरेंस कंपनी इज नाउ बाउंड टू पे 15 लाख रुपीज टू मिस्टर एक्स। गॉट इट? और अगर डेथ नहीं हुआ, 10 साल लैप्स कर गया तो 10 साल कंप्लीट हो गया तो ये डेट आ गया तो पॉलिसी फिर मैच्योर कर गई ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। जो पहले हो जाए, या तो समय सीमा खत्म हो जाए, 10 साल एक्सपायर कर जाए, या पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाए, विच एवर इज। गॉट इट? पॉलिसी मैच्योर कर जाता है एंड दिस इज नोन एज मैच्योरिटी। पॉलिसी मैच्योर, यस टेल मी। मैम अगर पॉलिसी आज लिए हैं और कल डेथ हो जाता है तो सारा पैसा मिलेगा? मिलेगा, मिल जाएगा। तो मैम जैसे कि अगर That कोरोना should be a natural one. देखो, कोरोना was covered or not covered, ये तो दिस इज अ, वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशन में है इंक्लूडिंग कोरोना, तो वो मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। बट इफ इट इज नॉट कवर्ड, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज हो सकता है वो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हो, मास डेथ हो रहा है, लोग बहुत बहुत सारा डेथ हो रहा है, तो दे कैन से कि दिस वाज नॉट कवर्ड। ठीक है, तो उनके पॉलिसी टर्म्स में लिखा रहता है कि किस किस चीज के वो कवर कर रहे हैं। तो दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर यही मान रहे हैं कि पॉलिसी कब मैच्योर करता है। टेल मी कब मैच्योर पॉलिसी, इसी चीज को आप बताओ इन योर वर्ड्स। व्हेन पॉलिसी मैच्योर्स, अगर आपसे हम पूछें तो समय जब मतलब एक निश्चित स्पेसिफिक टाइम खत्म हो जाता है उस समय, या तो फिर स्पेसिफिक टाइम से पहले जो पॉलिसी होल्डर है वो डेथ हो जाता है उसका? जो पहले हो जाए, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड और द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, विच एवर हैपन्स अर्लियर। ठीक है, ये आप समझ रहे हो? यहाँ ये सब टर्म्स, इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी दे रहा है, पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी ले रहा है, जितना अमाउंट मिलेगा एट द टाइम व्हेन पॉलिसी matures, which is known as policy value or insured value, premium every year, annual cash amount, installment which is paid by policy holder, maturity date कब आता है, when, इसका क्वेश्चन ये बनता है when policy matures, कब मैच्योर होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इधर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड और डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर विच एवर इज अर्लियर। जैसे ही डेथ होता है या टाइम पीरियड कवर होता है बेटर से, जब पॉलिसी मैच्योर करता है तो इंश्योर पॉलिसी होल्डर को क्या मिलता है? ऑन द मैच्योरिटी पॉलिसी होल्डर को क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलेगा। हाँ, उसको पैसे को क्या बोलोगे? पॉलिसी होल्डर गेट्स व्हाट? गेट्स इंश्योर्ड मनी। इंश्योर्ड मनी, राइट। लेकिन यहाँ पर लिखा रहता है मैच्योरिटी वैल्यू। अगर आपको ऑप्शन में इंश्योर्ड मनी भी लिखा रहे, मैच्योरिटी वैल्यू भी लिखा रहे, एक नंबर का क्वेश्चन अगर रहे, एमसीक्यू रहे, तो ऑन मैच्योरिटी ही विल गेट मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू में दो चीजें इंक्लूड होती है। पहला तो इंश्योर्ड अमाउंट, इतना तो मिलेगा, इंश्योर्ड अमाउंट प्लस बोनस भी मिल सकता है उसे। बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस भी देती है। तो ऑन मैच्योरिटी ही विल गेट मैच्योरिटी, 15 लाख तो मिलेगा ही, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहे तो आपको बोनस देना तो बोनस भी दे सकती है, जो उसी टाइम डिसाइड करेगी जब पॉलिसी मैच्योर करेगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये सीपीटी में कि मैच्योरिटी के समय पॉलिसी होल्डर को क्या मिलता है, इंश्योर्ड अमाउंट मिलता है कि पॉलिसी मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है? मैच्योरिटी अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो आंसर इज दिस, ही विल गेट मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, और कोई टर्म बचा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस को ही कवर करेंगे, जनरल इंश्योरेंस हमारे
टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, प्रीमियम हो गया और मैच्योरिटी भी आप समझ के, मैच्योर कब पॉलिसी मैच्योर करता है, यस एवरी टर्म इज। हम लोग लाइफ को इंश्योर क्यों कराते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आर डिपेंडेंट, राइट ना। और ऐसा कहा जाता है कि एवरी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, हर अर्निंग मेंबर का इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपने सुना भी होगा, घर में होता भी होगा, पापा का इंश्योरेंस है, मम्मी का इंश्योरेंस है। पापा का इंश्योरेंस हो सकता है ज्यादा अमाउंट का हो मम्मी के कंपैरिजन में। जो भी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है उनकी लाइफ का इंश्योर्ड होना जरूरी है। क्यों? टेल मी। अगर डेथ हो जाता है बाय चांस, अनफॉर्चुनेटली, तो उनके डिपेंडेंट को, क्या स्लोगन LIC का, जीवन के साथ भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो बाद भी किसका? वो इंसान तो चला गया, बाद भी मतलब फॉर द फैमिली जो डिपेंडेंट है। बच्चों का एजुकेशन बाकी है, उनका स्टैब्लिशमेंट बाकी है, घर के खर्चे कैसे निकलेंगे, तो उनको उसके लिए तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो एक इंसान अपना, एक प्रूडेंट पर्सन, एक समझदार इंसान अपने लाइफ को इंश्योर कराता है, ताकि अगर वो ना रहे अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी फैमिली वालों को तब भी मुश्किल ना हो, परेशानी का सामना ना करना, राइट ना। 15 लाख मिल जाएंगे तो उससे फैमिली, 15 लाख, दिस इज वन एग्जाम्पल, देयर कुड बी ऑफ एनी अमाउंट, आप जितने अमाउंट का चाहो अपने लाइफ को इंश्योर करा सकते हो, राइट। ठीक है, आगे बढ़े। अब पार्टनरशिप की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मे आई गो अहेड? लाइफ पॉलिसी समझ में आ गया, ये टर्म समझ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म छूट रहा है, वही मैंने सोचा, नंबर 7 इज सरेंडर वैल्यू। व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? एक नया टर्म आपके लिए। सपोज पॉलिसी लिया है 15/9/21 को 10 इयर्स के लिए, एंड एवरी ईयर मिस्टर एक्स हैज टू पे, मान लेते थोड़ा बड़ा अमाउंट करते, 20,000 रुपए एज प्रीमियम पर ईयर, एज प्रीमियम ये पेमेंट करना है। और ये मैच्योर कब करेगा? 10 साल बाद। ओके, 2-3 साल तक मिस्टर एक्स अच्छे से पेमेंट दे दिया, बट आफ्टर सम ईयर, सपोज करिए इन द ईयर 25, उसकी स्थिति फाइनेंशियल, ही इज नॉट फाइनेंशियली साउंड नाउ एंड इज अनेबल टू कंटिन्यू। 20,000 रुपए नहीं है उसके पास हर साल इंश्योरेंस कंपनी को देने के लिए एज प्रीमियम, फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ा गई उसकी, क्या करेगा? ही हैज वन ऑप्शन, इंश्योरेंस कंपनी देता है ये ऑप्शन। अगर आप चाहो तो अपनी पॉलिसी को क्या करो? ड्रॉप कर दो, सरेंडर कर। आपको फिर आगे इसे कंटिन्यू करने का कोई नीड नहीं। गॉट इट? सरेंडर किया जा सकता है पॉलिसी को। जैसे आपने अगर पॉलिसी लिया 25 साल के लिए, तो आप बाउंडेड हो गए कि 25 साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा। बट अगर बाय चांस आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो एट एनी टाइम यू मे सरेंडर योर लाइफ पॉलिसी। तो मिस्टर एक्स आप देखो 20-20 हजार करके 4 बार दे चुका है, मतलब 80,000 दे चुका है, तो क्या वो वापस पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा इंश्योरेंस कंपनी से? आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, मिस्टर एक्स मांगेगा कि नहीं मांगेगा? 80,000 चला गया उसके पॉकेट से, जितना जमा किया उतना तो मांगेगा मांगेगा ही। मिस्टर एक्स इज पेइंग अगेन एंड अगेन 20-20 हजार करके इंश्योरेंस कंपनी को 4 इंस्टॉलमेंट में 80,000 दे चुका है। तो अब आज पॉलिसी अगर वो सरेंडर कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको देगा, और जो पैसा उसे वापस करेगा उसी पैसे को आप क्या बोलते हो? सरेंडर वैल्यू बोलते हो। ठीक है, और सरेंडर वैल्यू हाउ मच? पूरा नहीं देता इंश्योरेंस कंपनी, कम देता है, कुछ काट लेता है। सिंस दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स में बोले तो मिस्टर एक्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ पैसा काट लेगा, और कम देता है। कम क्या, बहुत कम देता है। अब आपको हम बताते हैं प्रैक्टिकली, फर्स्ट ईयर में अगर आप सरेंडर करते हो, आज पॉलिसी लिया और फर्स्ट ईयर में सरेंडर करते हो, पूरा 20,000 डूब गया, सरेंडर वैल्यू इज नील इन फर्स्ट ईयर। इवन प्रैक्टिकली हम आपको बोलते हैं सेकेंड ईयर भी इट इज नील। 2 साल सरेंडर वैल्यू 0 होता है, हालांकि आपके बुक के क्वेश्चन में सेकेंड ईयर से ही सरेंडर वैल्यू दे दिया है।
हम लोग वहां वैसे ही बनाएंगे, बट आप प्रैक्टिकली जानो 2 साल सरेंडर वैल्यू नील होता है एवरी ईयर। फिर Y3 आया, इसमें कुछ सरेंडर वैल्यू देता है एंड इट डिपेंड्स। सपोज वो 20-20 हजार करके 2 साल दिया है पेमेंट, तीसरे साल सरेंडर करने जा रहा है, 40,000 जा चुका है उसके पास से, तो मे बी द सरेंडर वैल्यू इज 10,000 और 12,000, इंश्योरेंस कंपनी काट लेगा। Y4 में सरेंडर वैल्यू थोड़ा ज्यादा लेगा, से 17,000। Y5 में और थोड़ा ज्यादा रहेगा, से इट इज 20s में रहेगा 25। ये प्योरली मेरा एक ऐसा फिगर है जो मैंने अपने मन से लिया है। सरेंडर वैल्यू का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा ये हमारा कंसिडर करने का कोई जरूरत नहीं है, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। और इसको डिसाइड इंश्योरेंस कंपनी के क्या बोलना चाहिए, वहां पर जो एक्चुरियल्स बैठे हैं, जो उनकी हाईली एक्सपीरियंस टीम बैठी है, वो इसे डिसाइड करती है आफ्टर मेकिंग सो मेनी कैलकुलेशंस। ओके, तो सरेंडर वैल्यू कम रहता है, कम क्या बहुत कम रहता है, और ये अमाउंट डिसाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, और पॉलिसी होल्डर को बाउंड है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ओके ना, हमें अमाउंट से मतलब नहीं, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, बट 2 साल नील होता है प्रैक्टिकली। समझ में आ गया व्हाट इज सरेंडर ऑफ अ पॉलिसी एंड व्हाट इज सरेंडर वैल्यू। जब आप पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उसे सरेंडर कर देते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा आपको देती है, कुछ पैसा। हाउ मच, दैट इज नोन एज सरेंडर। हाउ टू कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन में दिया रहे। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो अब वापस हम आ रहे हैं, अब पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं। अभी तक एक जनरल हम लोगों ने टॉक किया। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम क्यों लेते हैं, तो अपने डिपेंडेंट्स के लिए लेते हैं देखा जाए तो। वाई, कि अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली मेरा डेथ हो जाए, तो मेरे जो डिपेंडेंट है उनको एक मुश्त पैसा मिल जाए, ताकि उनकी जिंदगी, आगे की जिंदगी आसानी से चल सके। दिस इज द ओनली थीम फॉर टेकिंग, और ओनली लॉजिक टू टेक लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो टेल मी बेटा, सपोज करो ABC पार्टनर्स हैं, C रिटायर किया या डेथ हुआ, तो लाइफ पॉलिसी C के जाने से A और B को क्या फर्क पड़ा? दे आर नॉट देयर फैमिली मेंबर, माइंड इट। A और B उसके फैमिली मेंबर नहीं है जो उन्हें फर्क पड़ेगा। C का डेथ हो गया या C रिटायर हो गया, C चला गया और इनको जरूरत है तो D को ले आएंगे। कहने का मतलब समवन कैन रिप्लेस, फैमिली मेंबर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट पार्टनर कैन बी रिप्लेस्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ओके ना, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम पार्टनरशिप में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इतना बड़ा नुकसान होता है सी के जाने से? फैमिली में नुकसान इज अनरिपेयरेबल, इतना बड़ा लॉस होता है, दिस इज अनरिपेयरेबल। उस इंसान की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, लेकिन पार्टनर की जगह तो कोई और ले सकता है, बल्कि उससे बढ़िया पार्टनर भी आ सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको पर्पस पता होना चाहिए कि हम लाइफ पार्टनरशिप में क्यों पढ़ रहे हैं। ओके ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर सी रिटायर करता है तो कुछ पेमेंट लेके जाता है? सी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, सी का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बहुत सारे आइटम्स होते हैं, कैपिटल होता है और जनरल रिजर्व, गुडविल का शेयर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एटसेट्रा एटसेट्रा। हो गए सपोज 5 लाख, तो आप बोलते हो हम आज ही देंगे, तो एक साथ 5 लाख रुपया बिजनेस से निकल जाना, क्या ये बिजनेस के लिए नुकसान है या नहीं? टेल मी। एक साथ इतना बड़ा कैश अगर आप अपने बिजनेस से निकालते हो, तो दिस इज गोइंग टू हैम्पर योर बिजनेस इन सम वे। कैश क्रंच, क्रैश क्राइसिस हो सकता है, देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ कैश। तो ये 5 लाख का बंदोबस्त करने के लिए, गेटिंग माई पॉइंट, 5 लाख कहां से आएगा? भैया सी मर गया, डेथ हो गया, पॉलिसी लिए हुए थे तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, इंश्योरेंस किया हुआ है कितना का? 15 लाख का सपोज, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा और आप सी के डिपेंडेंट को दे दोगे। मेरी बात समझ में आई? हम पॉलिसी क्यों लिए हैं? यस मैम। अगर कोई पर्सन का, पार्टनर का डेथ हो रहा है,
तो इंश्योरेंस मैम तो फार्म का प्रॉफिट हो जाएगा ना मैम, 5 लाख देना था 15 लाख मिलेगा। एकदम एकदम फर्म का, मैं धीरे धीरे हम लोग बात करें, एकदम प्रॉफिट होगा। ए बी सी 3 पार्टनर है, फिर से सुनते हैं। सी का डेथ हुआ, वो गया, इधर इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी लिया हुआ है, पिछले 5 साल से आप प्रीमियम भर रहे हो कि अगर हम तीनों में से किसी का भी डेथ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 15 लाख देगी, और सी का डेथ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख देगी ना। प्रॉफिट नुकसान अभी बाद में देखेंगे, लेकिन 15 लाख कैश तो आ गया आपके पास हाथ में, कैश या इन हैंड या बैंक में। तो अब बताओ सी को कितना देना था, मात्र 5 लाख। कोई दिक्कत होगी क्या फर्म को पैसा देने? नो मैम। या मान लो 15 लाख की पॉलिसी हमने नहीं ली, हमने तो 4 ही लाख की पॉलिसी ली थी, 4 लाख तो आ गया ना, 1 ही लाख ना जोड़ना पड़ेगा, जुगाड़ना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू save ourselves from cash crisis, firm takes policy on the life of the firm or life of the partners of the firm। समझ में आया पर्पस क्या है? पर्पस किसी फैमिली को प्रोटेक्शन देना नहीं है, पर्पस अपने आप को सिक्योर करना सिर्फ कैश क्राइसिस से, कि भैया वो जाएगा, एकदम जाएगा, तो उसके जब एग्जीक्यूटर आएंगे तो वो तो तुरंत हल्ला मचाएंगे कि पैसा दो 5 लाख रुपया दो। उस समय हम बिजनेस से पूरा 5 लाख रुपया निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा, बिजनेस मेरा लड़खड़ा जाएगा। ठीक है, पॉलिसी ले लेते हैं, मान लो 4 ही लाख की पॉलिसी लिए, 4 लाख तो आ गया, 1 ही लाख अब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बर्डन कम करता है, कैश क्राइसिस को मेंटेन करता है, शॉर्टेज ऑफ कैश नहीं होता है। दिस इज द ओनली रीजन we ensure the life of the partners of the, got it? पर्पस समझ में रिटायरमेंट में तो आ रहे हैं बस। लाइफ इंश्योरेंस काम। अगर सी का डेथ नहीं होता, अगर रिटायरमेंट होता तो पैसा तो अभी भी ले जाएगा। अच्छा, पॉलिसी कब मैच्योर करेगा? डेथ के केस में पॉलिसी मैच्योर करेगा, रिटायरमेंट में तो पॉलिसी मैच्योर नहीं करेगा ना। तो इंश्योरेंस का, मेरा बात समझ में आ रहा है? डेथ में तो पॉलिसी मैच्योर कर गया तो इंश्योरेंस कंपनी को देना ही पड़ेगा 4 लाख रुपए। रिटायरमेंट में तो पॉलिसी मैच्योर नहीं किया तो सरेंडर कर देंगे ना। ये फर्म क्या डिसाइड करेगा? सरेंडर करो पॉलिसी को, पैसा चाहिए, दे विल सरेंडर द पॉलिसी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा? सरेंडर वैल्यू देगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एंड एट द टाइम ऑफ डेथ कौन सा वैल्यू देगा? मैच्योरिटी वैल्यू देगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या देगा? सरेंडर वैल्यू। समझ में आया? अगर हमारे पार्टनर का डेथ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी वैल्यू देगा। अगर हमारे पार्टनर रिटायर करते हैं तो क्या होगा? तो ऐसा एजम्पशन है सीए फाउंडेशन लेवल पर, वी एज्यूम on retirement policy will be क्या? टेल मी। पॉलिसी को हम लोग क्या करेंगे? सरेंडर कर देंगे। ठीक है, रिटायरमेंट के केस से पॉलिसी सरेंडर कर देना है, ये याद कर लो सीए फाउंडेशन में। और डेथ के केस में ये तो होना ही है। पॉलिसी क्या होगा? टेल मी, डेथ में क्या होता है? पॉलिसी विल बी मैच्योर्ड। गॉट इट? एजम्पशन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है, डेथ में तो ये होना ही है। ये समझ में आ रहा है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है? डेथ होगा, पॉलिसी मैच्योर कर गया, 4 लाख मिल जाएंगे। रिटायरमेंट होगा, बाकी पार्टनर पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे, कुछ तो पैसा मिलेगा, बाकी कुछ मिला करके उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े। नया नया चीज है ये सब आपके लिए, राइट? पहली बार पढ़ रहे हैं, 12th में नहीं था ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की था। थोड़ा टॉपिक कवरेज, थोड़ा सा टॉपिक कवरेज था, तो अभी थोड़ा बेहतर और थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट ना? अभी आपने पर्पस जाना, पॉलिसी लेने का पर्पस क्या है? पार्टनरशिप, कैश शॉर्टेज ना, टू अवॉइड कैश शॉर्टेज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। इसीलिए एडमिशन के टाइम में आपको इसका कैलकुलेशन करने देता ही नहीं है, आपको रिटायरमेंट के केस में देगा और डेथ के केस में देगा। ठीक है,
आगे बढ़े। ओके, अब टाइप्स ऑफ पॉलिसी इन पार्टनरशिप। अब बिल्कुल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम। तो पार्टनरशिप में 2 प्रकार का पॉलिसी लिया जा सकता है लाइफ पॉलिसी। एक होता है इंडिविजुअल पॉलिसी और एक होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में JLP कहते हैं। पर ये इसको कवर करते हैं, इसका छोटा सा कवरेज है। व्हाट इज इंडिविजुअल पॉलिसी? तो इंडिविजुअल पॉलिसी में अब हम आते हैं जिससे तीनों पार्टनर के लिए अलग अलग पॉलिसी लिया गया। सेम अमाउंट का भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। जैसे पॉलिसी वैल्यू 1 लाख, 1 लाख और C का 50,000। अलग भी हो सकता था, बराबर भी हो सकता था। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? 3 पॉलिसी लिया गया है ABC के लाइफ के लिए। क्या समझ में आ रहा है आपको बोर्ड में देख करके, स्क्रीन पर देख करके, कि अगर A का डेथ होता है 1 लाख मिलेगा, B का डेथ होगा तो 1 लाख मिलेगा और C का डेथ होगा तो 50,000 मिलेगा। और सरेंडर वैल्यू सपोज करते हैं, द सरेंडर वैल्यू इस डेट में 40,000 है, इनका भी 40,000 है और इनका 20,000 है। व्हाट डज इट मीन कि आज सपोज टू ये ईयर है 31/3/21 का, ईयर एंड में वो वैल्यू करता है ना, इस दिन का सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? टेल मी, अगर 31/3/21 को A का पॉलिसी सरेंडर किया जाएगा, 40,000 मिलेगा, B का 40,000 मिलेगा, C का 20,000, राइट ना? ओके, अच्छा ये बताओ, ये 40,000 किसको मिलेगा? हु विल गेट? पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी विल पे, विल गिव। ए को देख, अगर ए सरेंडर करता है तो बेटा पैसा जा रहा है फर्म से, तो कुछ भी पैसा मिलेगा तो किसको मिलेगा? चाहे कोई मरे या कोई सरेंडर करे, द एंटायर मनी विल बिलोंग टू द फर्म। गॉट इट? एंटायर मनी, कोई भी मरे, कोई भी सरेंडर करे, किसी का भी रिटायरमेंट हो, पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी देता है किसको देगा? वो ABC इंडिविजुअली को नहीं देगा। द एंटायर मनी विल बी गिवन टू द फर्म। ओके, अब यस देखो और एक एजम्पशन। मैम हाँ जी, जैसे कि सरेंडर करेगा तो उसका पैसा फर्म को मिलेगा, हाँ तो प्रीमियम का पैसा तो फर्म भरेगा कि हाँ, पार्टनर फर्म भर रहा है ना, फर्म भर रहा है, ये थोड़ी भर रहा है अपने पॉकेट से। ABC के बिहाफ में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पैसा कौन भर रहा है, प्रीमियम कौन दे रहा है? फर्म ही दे रहा है। लेकिन तीनों की लाइफ को मिक्स नहीं किया, तीनों की लाइफ के लिए अलग अलग पॉलिसी लिया हुआ है। जैसे आप फर्म सैलरी देता है, जैसे फर्म इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता है, जैसे फर्म बहुत सारे खर्चे करता है, वैसे ही प्रीमियम भी दे रहा है अपने पार्टनर्स की लाइफ के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़। तो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, A मरे, B मरे, C मरे या कोई रिटायर करे, मनी विल बी रिसीव्ड बाय द फर्म। इज इट ओके? ठीक है, एक और एजम्पशन आप याद रखना इंडिविजुअल पॉलिसी में, कि अगर डेथ ऑन द हैपनिंग ऑफ डेथ, हम यहाँ ऑन डेथ ही लिखते हैं, ऑन डेथ, ठीक है, अदर पॉलिसीज, देखो नंबर 1, डिजीज्ड पार्टनर पॉलिसी मैच्योर। डिजीज्ड मतलब समझ में आता है? यस जो मर गया। डिजीज्ड पॉलिसी, पार्टनर्स पॉलिसी मैच्योर हो जाता है ना। जो मरा उसका पॉलिसी क्या होगा? क्या होगा बताइए? डिजीज पार्टनर पॉलिसी ये मैच्योर कर जाए, क्योंकि वो तो मर गया। और बाकी पॉलिसी B और C का, अदर पॉलिसी मतलब B और C, सपोज करे A मर रहा है, A डाइज, इसको आपका एजम्पशन है फाउंडेशन लेवल में सरेंडर्ड, सब पॉलिसी खत्म। जो मरा उसका तो पॉलिसी मैच्योर किया, बाकी का पॉलिसी सरेंडर।
दिस इज एन assumption. टेल मी, ए का डेथ हुआ, फर्म को कितना रुपया मिलेगा? दिस इज माय क्वेश्चन. फर्म को कितना रुपया मिलेगा? ए मरा तो ए का पॉलिसी का 1 लाख मिलेगा। 1 लाख मिलेगा, बस बाकी पॉलिसी भी सरेंडर हो जाएगा. टेल मी, तो 1,60,000 मैम. तो ये 40,000 भी मिलेगा और ये 20,000 भी मिलेगा. तो कितना मिला फर्म को? 1,60,000. क्लियर है? अगर बी का डेथ होता है तो टेल मी कितना रुपया मिलेगा फर्म को? बी मरा तो ये 1,60,000 मिलेगा मैम। और ये सरेंडर और ये सरेंडर 1,60,000. और अगर सी मर रहा है तो कितना मिलेगा फर्म को? 50,000. 1,30,000। यस, 50,000 और ये 40,000 और ये 40,000. इज इट क्लियर? इंडिविजुअल पॉलिसी. वंस अगेन एक नया क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा, बट हम आपको 3 पार्टनर है XYZ, तीनों के नाम से इंडिविजुअल पॉलिसी ली गई है, जिनका पॉलिसी वैल्यू है इनका 2 लाख, इनका 1.5 लाख, इनका 1 लाख. और एज ऑन पर्टिकुलर डे सरेंडर वैल्यू इज गिवन. कुछ भी अमाउंट मान सकते हैं. ओके, तो 2 लाख का हम लोग मान लेते हैं. कितना माने? सपोज 40,000, 1.5 लाख का 30,000 और 1 लाख का 20,000. राइट? ऑन 15 सितंबर 21 मिस्टर सी डाइज. इसका डेथ हो गया. सी डाइज. हाउ मच मनी विल आवर फर्म or their firm receive from insurance company? 2,50,000। Sorry, Z. I'm very sorry, Z dies. Z का डेथ हो गया. टेल मी क्या क्या मिलेगा, कितना रुपया में? Z का कौन सा मिलेगा? 1 लाख या 20,000? 1 लाख ना, और बाकी मैच्योर हाँ, ये मैच्योर हो रहा है, ये पॉलिसी मैच्योर हो रहा है. और 1,70,000। ये मिलेगा. ठीक है. Yes, ma'am. And this is also surrender. So total amount will be received in the hands of firm. Z को नहीं मिलेगा, mind it. आप मत बोलना Z को मिलेगा. Who will get? Firm will get. How much? 1,70,000. बाकी भी कर लो. अगर X मरेगा तो कितना मिलेगा, Y मरेगा तो कितना मिलेगा, आप कर निकाल सकते हो ना. छोड़ दे इस क्वेश्चन को. तो इंडिविजुअल पॉलिसी इज ओवर. इंडिविजुअल पॉलिसी का यही कैलकुलेशन आता है और कुछ नहीं आता है. Got it? ठीक है. Now coming to JLP, Joint Life Policy. अब हमारे 3 पार्टनर हैं XYZ और कॉमनली एक पॉलिसी लिया गया जिनका पॉलिसी वैल्यू है, उतना भी मान लेते हैं, से इट इज 10 लाख एंड एनुअल प्रीमियम पर एनम how much amount? say it is 12,000 पर एनम. 10 साल तक देना है, 20 साल तक देना है. और अगर किसी भी पार्टनर का डेथ होता है तो फर्म विल गेट 10 लाख रुपए फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. और अगर सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू विल बी गिवन. ठीक है? ओके ना? शैल आई गो अहेड? अब JLP का कैलकुलेशन पढ़ना है अपने को. Shall I start? Yes, ma'am. JLP अपने इसमें है, पार्टनर्स रिटायरमेंट में होगा, जरूर होगा. ठीक. तो JLP का अकाउंटिंग कैसे होता है? One single policy is being taken in the life of XY all partners. पॉलिसी वैल्यू 1 रहेगा और प्रीमियम पर एनम इतना रहेगा. एक और एजम्पशन देखो, ये एजम्पशन जितना एक जगह हम लोग लिख लेंगे इसको. वन मोर एजम्पशन. इन केस ऑफ सेम उसी तरह से डेथ में क्या होगा? पॉलिसी क्या होगा? टेल मी. मैच्योर होगा. पॉलिसी विल मैच्योर. और रिटायरमेंट, अगर किसी का रिटायरमेंट होगा तो क्या एजम्पशन होगा? पॉलिसी विल बी
सरेंडर। यस, ये गांठ बांध। डेथ के केस में पॉलिसी मैच्योर, रिटायरमेंट के केस में पॉलिसी विल बी सरेंडर। ठीक है, तभी हम जेएलपी का क्वेश्चंस बना पाएंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट। अब ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी इन द बुक्स, किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी इन द बुक्स। अकाउंट में हम जेएलपी को 3 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 1, इट मे बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, खर्च। इट मे बी ट्रीटेड एज एन asset, or it may also be treated as an asset and joint life policy reserve is created. ठीक है, it may be treated as an expense, it may be treated as an asset, or it may be treated as an asset and GLPR is, joint life policy reserve is created. ठीक है, ये तीनों कवर करना है। यस, सो वी स्टार्ट विथ, अगर जेएलपी को हम खर्च के रूप में ट्रीट करते हैं तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। खर्च लाइक सैलरी, सिमिलर टू सैलरी। ओके ना, तो सैलरी का जो जर्नल होता है वही इनका जर्नल होगा क्या? हाँ जी, 10 साल तक, बिल्कुल हाँ। कैसे होगा, स्टार्ट करें। फर्क ये है, सैलरी आप हर महीने देते हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हर साल आप साल में 1 बार या 2 बार देते हैं, और सैलरी पर मंथ होता है, बस यही था। लेकिन जर्नल तो वही होगा। एक डेट लेते हैं हम लोग, डेट लेते हैं, एनी डेट यू कैन टेक, सपोज 15 ये सितंबर ही लेते हैं। एवरी ईयर ऑन दिस डेट, हम लोग पॉलिसी लिए 2015 में फॉर 10 years। ठीक है, तो हर साल ये डेट आएगा और हर साल आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम दोगे। ओके, पॉलिसी वैल्यू इज कितना हम लोगों ने माना था, 10 लाख, एंड प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 12,000। तो हर साल 15 सितंबर आएगा और 12,000 रुपए आप पेमेंट करोगे। टेल मी, 15 सितंबर आ गया, आप डेबिट किसको करोगे, क्रेडिट किसको करोगे? 2015 करेंगे 15/9/15। टेल मी, डेबिट किसको करोगे? क्रेडिट हम बता देते हैं, टू बैंक, पैसा गया 12,000। डेबिट आप बताओ, सोचो क्या करोगे डेबिट? लाइफ पॉलिसी। बिल्कुल सैलरी के लिए, जैसे सैलरी पे करते हैं, सैलरी टू बैंक होता है, यहाँ क्या क्या डेबिट होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, वेरी गुड। उस इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, इन शॉर्ट जेएलपीपी। जेएलपीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपए से? 12,000। क्या एक एंट्री? बिल्कुल, एक साल में 1 बार हम दे रहे हैं। ठीक है, साल का अंत आया, अंत मतलब 31/3/16। सैलरी के लिए आप जो, अब इसको सैलरी को कहाँ ट्रांसफर करते हो? लास्ट में, लॉस अकाउंट में। वेरी गुड। तो ये कहाँ चला जाएगा? टेल मी, इसका भी जर्नल दो। यस, जर्नल दो। अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JL। नाम याद रखना बेटा, प्रीमियम है यहाँ पर। प्रीमियम सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लास्ट वाला P है। दिस इज नॉट JLP अकाउंट। ये JLP अकाउंट नहीं खोला है आपने। आपने कौन सा अकाउंट खोला है? JLPP अकाउंट। ठीक है, ये वाला। क्या और कोई एंट्री होगी 2015 में कि कंप्लीट? कंप्लीट मैम। कंप्लीट। कंप्लीट 2016 में, टेल मी, 2016 में फिर JLP का एंट्री बताइए। सेम एंड सेम होगा। सेम होगा, वेरी गुड। तो 15 हो, 16 हो, 17 हो, क्या नहीं? राइट, आप बोलते तो बार बार करके दिखाते, बट इफ यू आर कंफर्टेबल, सेम एंट्री, यही 2 एंट्री पास करेंगे। 15 सितंबर आया, ये फर्स्ट वाला एंट्री, साल का अंत आया, सेकंड वाला एंट्री। 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, कोई भी साल हो, कब तक? टेल मी। मैम PL अकाउंट में 31/3/15 होगा मैम।
नहीं बेटा 16 होगा, 15 से चले हैं तो 16 होगा ना अगला साल। अकाउंटिंग या 15-16 है अब 10 साल तक। ऐसा, जब तक 10 साल तुमने सही करो, बीच में डेथ हो गया तो फिर करना पड़ेगा, मैच्योर हो जाएगा। अप टू अंटिल अंटिल ऐसा करते रहेंगे अंटिल द पॉलिसी मैच्योर्स। जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं करता हम यही एंट्री करते रहेंगे। हाँ करते रहेंगे। सपोज करते हैं 2021 आया, अ वेरी अनफॉर्चुनेट ईयर, और इस साल मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर विल डाई। ठीक है, एक पार्टनर का डेथ होगा। डेथ का आप डेट पूछोगे मैम, डेथ बताइए, डेट ऑफ डेथ, तो हम बोलते हैं 15 अप्रैल 21। अभी 21 शुरू हुआ है 1/4 से। आप एंट्री पास करोगे 15/9 को जीएलपी का, लेकिन 15 अप्रैल को ही मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर का डेथ हो गया। अभी प्रीमियम का पैसा भी नहीं गया था इस साल का। ठीक है, समझ में आ रहा है स्थिति परिस्थिति? क्या करोगे आप 15/4 को? पॉलिसी मैच्योर कर गई। टेल मी, पॉलिसी मैच्योर कर गई इसका मतलब क्या है? पैसा मिल गया, पैसा आया, अभी नहीं मिला पैसा, अब क्लेम करते हैं ना। अब क्लेम करेंगे। पैसा मिलेगा, कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटर जैसा हो गया, मैम। हुआ ना? इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटर बना। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हो अकाउंट, लाइक डेटर, सिमिलर टू डेटर, लाइक डेटर, क्योंकि पैसा आना है इनसे। कितना आना है? 10 लाख आना है। 10 लाख से आप उनको खड़ा कर दिए एज डेटर। क्रेडिट किसको करोगे? इंश्योरेंस कंपनी विल बी डेबिटेड टू व्हाट? पहली बार ये अकाउंट आप देख रहे हो, पहली बार ये अकाउंट खुल रहा है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जेएलपी अकाउंट 10 लाख, इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी। ठीक है, ये जर्नल समझ में आया? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा हमेशा एज अ डेटर। कब तक? जब तक पैसा नहीं दे देता। सपोज 15 दिन बाद वो पैसा देता है, मतलब 30 तारीख को, 30/4 को वो पैसा दे देता है, तो बैंक डेबिट कर देंगे। बैंक टू व्हाट? टेल मी। कंपनी अकाउंट है ना, 10 लाख आ गया। लेकिन जब तक पैसा नहीं आता इंश्योरेंस कंपनी विल बी डेबिटेड। और पहली बार एक नया अकाउंट आपके बुक में आएगा, इस अकाउंट का नाम होगा जेएलपी। अभी तक ये अकाउंट नहीं आया था। अभी तक क्या था आप ध्यान से देखे हो? एवरी ईयर आप कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे थे और क्रेडिट कर रहे थे? प्रीमियम अकाउंट। पॉलिसी नहीं, दिस इज प्रीमियम अकाउंट, राइट? एंड फर्स्ट टाइम when new account is being opened, at the time when policy matures, name of the account is GLP. Is it okay? अब आप बोलोगे मैम जर्नल हो गया, लेजर बताइए। ठीक है, हर साल कौन सा अकाउंट खुल रहा है बेटा? टेल मी। एवरी ईयर वी आर ओपनिंग विच अकाउंट? 2015 में कौन सा जर्नल, कौन सा लेजर खोलोगे आप? एक ही लेजर खोलोगे, इसका नाम रखोगे आप जेएलपीपी अकाउंट, लाइक सैलरी टू कैश या बैंक 12,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सा तारीख रहेगा? 15/9/15, और ये होगा 31/3/16, 12,000 बंद, राइट? फिर अगला साल भी खोलेंगे, हाँ बिल्कुल खोलेंगे, 16 में भी खोलेंगे, 17 में भी खोलेंगे, हर साल खुलेगा मैम, हाँ हर साल खुलेगा। ये 15/9/16 में भी, 17, 18, 19, फिर पैसा गया टू कैश या बैंक 12,000, साल का अंत आएगा 31/3/17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 12, खत्म। 18 में भी 19 में भी, लेकिन
20 में भी, हाँ 21 में डेथ हो रहा है, तो 21 में आप वेट करो 15 सितंबर आने का, कि 15 सितंबर आएगा तो हम फिर पैसा देंगे, लेकिन 15 सितंबर के पहले आ गया 15/4 और इसी दिन सी एक्सपायर कर गया। क्या करें? जर्नल याद करो, इंश्योरेंस कंपनी तुरंत आपने डेबिट किया था, जैसे ही पॉलिसी मैच्योर करेगा इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू JLP अकाउंट, राइट ना, टू JLP अकाउंट। तो एक नया अकाउंट, ध्यान से देखना बेटा, एक नया अकाउंट खोले हम लोग पहली बार अपने बुक्स में, नाम था इसका JLP अकाउंट, और यहां पर किए बाय इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख। ठीक है मैम, एक इंश्योरेंस कंपनी का भी अकाउंट खोल के दिखाइए। चलते हैं, एक नया अकाउंट खोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी का भी। टेल मी कैसा हो दिखेगा बताओ तो, इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट क्या करोगे? चला राइट टू JLP इसमें 10 लाख, और 15 दिन बाद वो पैसा दे दिया था, ये 15/4 को आपने क्लेम ठोका और वो 30/4 को पैसा दे दिया बाय बैंक, है ना, 10 लाख रुपए आ गए अपने पास, बंद, अकाउंट इज क्लोज्ड। JLP अकाउंट अभी तक खुला हुआ है, इसको क्या करें? एक ही जर्नल हमने पास किया था, उसका ये इफेक्ट हुआ एज ऑन द मैच्योरिटी, दिस इज मैच्योरिटी डेट। मैम कर तो JLP को डेबिट कर देंगे और टू पार्टनर। ये खत्म, वेरी गुड, इसको खत्म करना है, इसको क्लोज करना है। JLP जो आपने क्रेडिट किया है 10 लाख से, उसको बंद करना है, तो आप इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। कौन सा पार्टनर? 3 पार्टनर थे, क्या सारे पार्टनर को? बिल्कुल हाँ। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, या जिस दिन मरा उस दिन जो रेशियो था, है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं ऑल पार्टनर इन एग्जिस्टिंग रेशियो। ओल्ड भी आप बोल सकते हो, इन एग्जिस्टिंग मतलब जिस दिन डेथ हुआ या उस समय जो रेशियो, ऑल पार्टनर इन एग्जिस्टिंग रेशियो में ABC में ये बढ़ जाएगा जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। समझ में आया? देखिए, ये जर्नल इंश्योरेंस कंपनी टू JLP, बैंक टू इंश्योरेंस, एक एंट्री, और ये JLP को बंद करना, ये क्रेडिट हुआ, इसको फिर से डेबिट करो। तीसरा एंट्री JLP टू ऑल पार्टनर ABC, ऑल पार्टनर इन एग्जिस्टिंग रेशियो। ओके ना? इज इट ओके? Yes, ma'am. इट इज रियली वेरी इजी, अगर आप इस लेजर को भी देख कर समझते हो। हर साल कौन सा अकाउंट खुलेगा? JLPP अकाउंट, लाइक सैलरी, बस आप माइंड में रख लो, लाइक रेंट, लाइक सैलरी, लाइक एनी एक्सपेंस विच इज शोन इन द PL। जब मैच्योर करेगा पॉलिसी, बस मेरा शब्द याद रखना, इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटर बन जाएगा, तुरंत आपको जर्नल माइंड में आएगा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे? JLP को, राइट? और इसके बाद JLP टू, सेकेंड जर्नल इज JLP टू ऑल पार्टनर इन एग्जिस्टिंग। पैसा देते तो ठीक है, ये एडिशनल एंट्री है, ये एंट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं था हम लोगों के लिए। हम लोगों को फर्स्ट ये एंट्री समझना है, और ये JLP वाला सेकेंड एंट्री। पैसा तो देगा ही वो, दिस इज आवर थर्ड एंट्री। ओके ना? समझ में आया? Yes, ma'am. आया? ओके ना? ठीक है, एक क्वेश्चन करे बुक से। अच्छा, एक चीज और, इसमें तो एक्चुअली 2-4 चीजें हैं, लेकिन चलिए एक चीज और, इसी डेट को हम ये मानते हैं कि वो मरा नहीं, सी डिडंट डाई, सी रिटायर्स। क्या करेंगे? सी मरा नहीं लेकिन रिटायर हुआ, और रिटायरमेंट में हमारा क्या है? पॉलिसी विल बी क्या? सरेंडर। अब बोलो, जर्नल में क्या चेंज आएगा?
5 साल पॉलिसी चला है, प्रीमियम 12,000 दिए हैं, सैलरी की तरह ट्रीट करना है, और 15 अप्रैल को सी रिटायर कर रहा है। डेथ हुआ तो कितना मिला, और रिटायर कर, अब सी का मर नहीं रहा, अब सी रिटायर हो रहा है। टेल मी, जर्नल में कोई अंतर पड़ेगा कि यही जर्नल रहेगा? क्लेम तो होगा पहला और फिर बैंक में पैसा आएगा। देखो, जर्नल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अंतर सिर्फ अमाउंट में पड़ेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा? अगर डेथ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी वैल्यू देता है, और रिटायरमेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी सरेंडर वैल्यू देगा। बस ये 10 लाख ना देकर, सपोज सरेंडर वैल्यू था 3 लाख रुपए, तो अब वो 10 लाख नहीं मिलेगा, उसकी जगह कितना मिलेगा? 3 लाख। मेरी बात समझ में आई? कोई अंतर नहीं जर्नल में, बस ये 10 लाख रुपया जो मिल रहा है इसको ने लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लाख। और बिल्कुल यही जर्नल रहेगा, यही लेजर रहेगा। इज इट क्लियर? टेल मी, समझ में आया? मैम बस मैम एक हमको आगे करते हैं, सबको समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक से। यस मैम। देखो यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को लिया है, पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, जर्नल वो लिखा हुआ है, ठीक है, देखा, ये सब लोग डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन में आते हैं। अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 7 है सामने, 3 पार्टनर है, रेड व्हाइट ब्लैक, रेशियो 5:3:2, जेएलपी 2016 में लिए 50,000 का, प्रीमियम 3,000, हर साल 10 जून प्रीमियम पेमेंट का डेट। ये 50,000 क्या है, कोई बताएगा? ये 50,000 वैल्यू है। ये पॉलिसी वैल्यू है, यस। और ये 3,000 इज एनुअल प्रीमियम, ठीक है ना? ओके। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज 2016 में सरेंडर वैल्यू निल है, 17 में सरेंडर वैल्यू 900 है, 18 में सरेंडर वैल्यू 2,000 है, और 19 में सरेंडर वैल्यू 3,600 है, और 20 में जाके क्या ब्लैक का डेथ या रिटायरमेंट हो रहा है? 15 अप्रैल 20 में मिस्टर बी और ब्लैक रिटायर्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, कॉपी में आए? एक बार क्वेश्चन आप मुझे थोड़ा रिपीट कराना। अपने पास कितने पार्टनर है? टेल मी प्लीज। रेड व्हाइट ब्लैक, रेशियो इज 5:3:2, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी वैल्यू कितना है? प्लीज टेल मी। 50,000, प्रीमियम इज 3,000 पर मंथ पर एनम, एंड डेट कितना दिया हुआ था, कौन सी तारीख को? 10 जून या 10 जुलाई था, देखना तो। आई थिंक इट इज जून 10/6 ऑफ एवरी ईयर। एंड बी रिटायर्स कब? 15 अप्रैल 2020। 15 अप्रैल रिटायर हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी देगा, प्रीमियम देगा या सरेंडर वैल्यू देगा? वैल्यू है ना? और सरेंडर वैल्यू के बारे में क्वेश्चन क्या लिखा है? सरेंडर वैल्यू इज फर्स्ट ईयर 2016 में निल, 17 में 900, 18 में शायद 2,000 है, मैम 20 में 3,600 है, और 20 में तो 20 आया ही, और बी रिटायर्स। तो रिटायरमेंट के जस्ट पहले सरेंडर वैल्यू था 3,600, तो रिटायरमेंट में कितना रुपया मिलेगा हमको? 3,600। ये हमारे लिए कोई काम का नहीं। अगर 19 की किसी डेट में रिटायर होता तो 18 वाला वैल्यू था, 18 की किसी डेट में रिटायर करता तो 19, एक साल बैक। 20 में रिटायर किया तो 3,600, ठीक है। एंड इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। कौन सा अकाउंट खोलेंगे हर साल? प्लीज टेल मी, कौन सा अकाउंट खोलोगे तुम हर साल? 15 में, 16 में, 17 में? टेल मी। लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। वेरी गुड, नाम होगा उसका JLPP अकाउंट। कौन सी डेट में? 10 जून 15। क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना रुपया जा रहा है? 3 लाख। साल का अंत, ईयर एंड देखो, दिसंबर कर रहा है या मार्च कर रहा है क्वेश्चन में?
31 दिसंबर। तो 31/12/15 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3000, राइट, बंद। ठीक है। यस मैम। 15 में क्या और कोई एंट्री होगी? नहीं। 16 में फिर आएगा 10 जून। 16 में ना मैम? 15 में अब कोई एंट्री नहीं होगी, अब जो एंट्री होगी 16 में होगी, राइट ना? ये 2016 था, सॉरी, ये 2016 था, आई एम वेरी सॉरी। अब 2017 में जो एंट्री होगी, टेल में क्या एंट्री होगी 2017 में? टू कैश 3000। सेम एंट्री ना, यहाँ Yes, ma'am. 3000, फिर 31/12/17 आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3000, ठीक है। फिर 18 में 10 जून आएगा, टू कैश 3000, 31/12/18 बाय प्रियल 3000। फिर 19 में 10 जून आएगा और 31/12/19 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आसान है, ठीक है। यस मैम। अब 2020 के लिए सोचिए, बाकी था इज ओके ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को? नहीं। टेल मी व्हाट विल हैपन इन 2020। 15/4/20 को वो रिटायर कर गया। मैम एक क्लेम और फिर पैसा। तो 15 आप सेम एंट्री पास करते, कब करते? यही एंट्री पास करते, लेकिन 10 जून 2020 को ना, 10 जून 2020 के आप वेट कर रहे थे, वो दिन आएगा और हम फिर सेम एंट्री पास करेंगे जैसा हर साल करते हैं। लेकिन उसके पहले ही मिस्टर बी रिटायर कर गया। जैसे ही वो रिटायर करेगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही वो रिटायर करेगा आप एक नया अकाउंट तुरंत खोलोगे जिस दिन वो रिटायर किया, और इस नए अकाउंट का क्या नाम होगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी डेटर बनेगा, एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी टू JLP। तो यहाँ पर हमारा बाय इंश्योरेंस कंपनी कौन सी अमाउंट से आएगा बेटा, अब ये बता दो। तो आप बताओगे मुझे कितना रुपए से आप लोगे इंश्योरेंस कंपनी को आप? 2500। तो ये डिपेंड करेगा बी डेथ कर रहा है या रिटायर कर रहा है। अगर बी रिटायर कर रहा है तो 3600 रुपया, और अगर बी का डेथ हो रहा है तो प्रीमियम, सॉरी, पॉलिसी अमाउंट कितना था? 50,000। 50 है। ठीक है। अगर रिटायर करता है जैसे हमारे केस में 3600, ठीक है, इज इट क्लियर? और यस मैम। अकाउंट को आप बंद करो 3600। टेल मी क्या करोगे, कैसे, किनको आप डेबिट साइड लिखोगे यहाँ पर? टेल मी। टू रेड वाइट कैपिटल, रेशियो इज 5:3:2। आई थिंक ये 1800 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। कितना होगा ये वाइट का? 1200, 1080 मैम। एक 1080 ना का, 720। ठीक है। जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट खोलेंगे, खोल सकते हैं पर जनरली खोलते नहीं है, यही दोनों अकाउंट होता है जो ऊपर में हो चुका है। अगर इंश्योरेंस कंपनी का भी अकाउंट खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो, टू JLP अकाउंट 3600, और जिस दिन वो पैसा दे देगा बाय कैश या बाय बैंक, फर्म पैसा किसको मिला? फर्म को मिला, ब्लैक को नहीं मिला। 3600 रुपया इज एन इनफ्लो, कैश इनफ्लो इन द हैंड्स ऑफ फर्म। इज इट क्लियर? ठीक है, यस मैम, समझ में आ गया। में आया सभी बच्चों को? JLPP अकाउंट क्लियर है? यस मैम। ओके ना, JLPP अकाउंट सप्ताह, ये तो बहुत आसान है, वेरी गुड। JLP अकाउंट कब खुलते हैं? जब पॉलिसी मैच्योर करता है, या तो 10 साल बाद जब पॉलिसी मैच्योर करेगा, टाइम खत्म हो जाएगा, या डेथ या रिटायरमेंट पर जब आप सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है कि हमको फिर से बताना होगा, रिपीट करें या आ गया? आ गया मैम। मैम
ऑल पार्टनर एग्जिस्टिंग रेशियो। अब सिर्फ एक चीज हम इस क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। आपका बुक का क्वेश्चन ओवर। 2020 बी रिटायर्स, ब्लैक रिटायर्स, सिर्फ डेट हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना। अभी रिटायरमेंट पॉलिसी का पेमेंट कब कर रहे थे? 10 जून ना। रिटायर कर गया पहले 15/4 को। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या होता है इस डेट के बाद रिटायर करता, इस डेट के पहले रिटायर किया था अभी इस क्वेश्चन में। अब देखो ये जो एंट्री था वो 15/4/21 दिया हुआ रहता है मैम करते। क्या होता अगर प्रीमियम देने के बाद वो रिटायर करता? मान लेते हैं 15 जुलाई को रिटायर करता, तो हमारा क्या अकाउंटिंग कैसा होता? आप बताओ, डेट वाइज चलना, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं है। 2020 आया और 10 जून आया। हर साल 10 जून में आप 3,000 रुपये प्रीमियम दे रहे थे। इस साल क्या करोगे? आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है, जुलाई को क्या होना है। जैसे ही 10 जून आया आप क्या करोगे? टेल। प्रीमियम मतलब प्रीमियम दे दोगे ना, मैम। तो एक नया अकाउंट आप उस नया नहीं जीएलपीपी अकाउंट तो खोल दोगे सैलरी के तरह, और यहाँ 10 जून को आप प्रीमियम भी दे दोगे, तो कैश या बैंक लिख दोगे 3,000 से, और वेट कर रहे होगे 31/12 का ईयर एंड का कि इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये अकाउंट एक खुला रह गया। ठीक है, 10 जून को ये एंट्री हो गई, समझ में आ गया। अब 15 जून को बी या तो मर गया या रिटायर। अब क्या करोगे? जैसे रिटायर होता है या डेथ होता है क्या किया जाता है? टेल मी। कौन सा अकाउंट खोल? रिटायर हो तो सरेंडर कर देंगे, डेथ हो जाएगा तो मैच्योर हो अकाउंट जाएगा। कौन सा खोलते हो? अमाउंट, ठीक है, अकाउंट कौन सा खुलता है? जेएलपी मैम। एक तुरंत से ही पॉलिसी मेच्योर होगा या सरेंडर होगा, आप एक नया अकाउंट खोलोगे, उसका नाम रहेगा जेएलपी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी लिखोगे ना, इंश्योरेंस कंपनी से आना है 3600 अगर रिटायरमेंट है तो। अब बोलो, अब क्या करें? ये अकाउंट खुला रह गया, साल के अंत का वेट कर रहा है कि पीएल में जाएगा, ट्रांसफर होगा, लेकिन उसके पहले ही पॉलिसी ही मैच्योर कर गया। तो अब इस अकाउंट को ईयर एंड तक खींचने का जरूरत नहीं, 31/12 तक अब हमको खींचने का जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? यहीं पर इस अकाउंट का कहानी खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? जेएलपीपी को जिस दिन पॉलिसी मैच्योर किया, मतलब 15 जुलाई के दिन ही इस पॉलिसी को हम खत्म करेंगे। कैसे? इस अकाउंट को खत्म करेंगे कैसे? बाय जेएलपी अकाउंट। देखो ऐसे हर साल अब बाय पीएल करते थे ईयर एंड में, इस बार क्या किए? बाय जेएलपी। इफेक्ट क्या होगा जेएलपी में? टू जेएलपीपी 3,000। इंश्योरेंस कंपनी से 3600 आया, जीएलपीपी से आपने बैलेंस किया, मेकअप कर दिया 3,000 का, और ये 600 रुपया किसको दे दोगे? ऑल पार्टनर रेड व्हाइट ब्लैक एग्जिस्टिंग रेशियो। इसको 300 और इसको 180 और इसको 120। समझ में आया कि नहीं? टेल मी। कंफ्यूज हो गए या समझ गए? यही दो होगा ना? एक बार फिर से मैम बोलो, फटाफट बता देंगे। मैम समझ तो आ गया, लेकिन पीएल में पीएल के जगह जेएलपी लिखे हैं, वहाँ 2 में जेएलपीपी लिखे ना, बस थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं, ये प्रीमियम है, ये जेएलपीपी नाम से क्योंकि जेएलपी है ये, बस ये प्रीमियम अकाउंट है। प्रीमियम इज ट्रांसफर टू पॉलिसी अकाउंट। ये प्रीमियम अकाउंट है, ये पॉलिसी अकाउंट है। वो
अकाउंट में ना ट्रांसफर करके जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, इसको इस पैसा जो आप साल के अंत में बाय पीएल करते, पीएल ना करके अब जेएलपी करते, ठीक है। ओके, यस मैम। जैसे हर साल प्रीमियम जाता है, हर साल प्रीमियम जाता है, तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? टेल मी। हर साल प्रीमियम जाता है तो कौन सा अकाउंट खोलते हो? प्रीमियम अकाउंट। जेएलपी वर्ड साथ में है, लेकिन मेन इसमें इंपॉर्टेंस इस पी का है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये प्रीमियम अकाउंट है। कैसे खोलते हैं? टू बैंक, प्रीमियम दिए, कौन सी तारीख को दे रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 10/6 को, और साल के अंत में 31/12, जो भी साल का अंत है, दिसंबर एंड है तो 31/12 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हर साल यही काम, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट ईयर में, मतलब ईयर 5 या जिस साल रिटायर कर रहा है मिस्टर बी, दो ही बात होगा, या तो वो रिटायर इस डेट से, ये डेट हमारा क्या है? प्रीमियम का पेमेंट का डेट, इससे पहले रिटायर होगा या इससे बाद में रिटायर होगा। बी रिटायर्स ऑन 15/4 होगा, या एक डेट कोई भी ले लिया 15/7। अगर बी पहले रिटायर होता है 2020, अगर बी रिटायर होता है 15/4 को, तो जेएलपीपी अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई कैश उस दिन नहीं गया। कैश जाता 10 जून को, और 10 जून से पहले वो रिटायर कर गया। सीधा 15/4 को हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नाम होगा पॉलिसी अकाउंट। क्या नाम होगा इसका? पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी से आना है 3600, दैट्स इट। और ये मिल जाना है ऑल पार्टनर एग्जिस्टिंग रेशियो, ठीक है। अगर वो पहले रिटायर करता है 15/4 को तो, लेकिन क्या होगा अगर वो बाद में रिटायर करे? आपका बुक नहीं बताया ये चीज, लेकिन हम लोग को तो कवर करना है। क्या होगा अगर वो प्रीमियम पे करने के बाद रिटायर करे 2020 में? प्रीमियम तो पे हो गया ना, तो इस साल एक अकाउंट आप खोल दोगे, प्रीमियम अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रीमियम अकाउंट, जिसका नाम होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। टू कैश कर दोगे 3000, और वेट कर रहे होगे 31/12 का, इसको पीएल में ट्रांसफर करके खत्म करेंगे। लेकिन उसके पहले ही 15 जुलाई में, 1 मिनट, 15 जुलाई में मिस्टर बी रिटायर कर गया 15 जुलाई में। ये 10 जून को आपने प्रीमियम का पेमेंट किया था। कोई बात नहीं, रिटायर करने का तो एक ही फंडा है। कौन सा अकाउंट खुलेगा? टेल मी, रिटायर किया या सरेंडर किया या डेथ? जेएलपी अकाउंट, पॉलिसी वेरी अकाउंट। गुड, पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और इंश्योरेंस कंपनी डेटर बन गया। अब बोलना अपने आप, जब बनाना तो बोलना इंश्योरेंस कंपनी डेटर बन गया, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। क्या हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि रिटायर किया तो 3600 मिलेगा। हो गया। हाँ, ये जाएगा, रेड व्हाइट ब्लैक में जाएगा, लेकिन ये अकाउंट खुला हुआ है, इसको हम 31/12 तक अब वेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि प्रीमियम दिए हुए हैं, इस अकाउंट को आज ही खत्म करो, 15 जुलाई को ही खत्म करो बाय ट्रांसफरिंग इट टू पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 3000, और प्रीमियम यहाँ आ जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 3000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है 600 बच रहा, ट्रांसफर। यही चीज हम लोग सीखे। इज इट क्लियर? अब समझ में आया? यस मैम। यस। ठीक है, यही डेथ होता बी का, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनता, सिर्फ ये 3600 की जगह 50,000 आ जाए, बस। समझ में आया? रिटायर करेगा, यहां पर सरेंडर वैल्यू आएगा, डेथ होगा, यहाँ पर मैच्योरिटी, पॉलिसी वैल्यू। बस पॉलिसी वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू। जनरली दोनों बराबर होता है, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू। लेकिन अगर बोनस भी देता, अगर बोनस नहीं देगा तो दोनों बराबर है, और अगर बोनस दे देगा तो दोनों को मिला करके ये मैच्योरिटी। ओके ना? ठीक है।
आज का क्लास यहीं तक। फर्स्ट स्टेज 3 तरीके से पॉलिसी का ट्रीटमेंट होता है, आपने देखा था ऊपर में फ्लो चार्ट, इफ यू रिमेम्बर। ये एक्सपेंसेस, एसेट्स। ये अगले क्लास में करेंगे ये दोनों को, बट मेजर पोर्शन वी हैव कवर्ड एज एन एक्सपेंस। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे बताओ, टेल मी, क्या विल जेएलपी अपीयर इन बैलेंस शीट? क्या वो बैलेंस शीट में दिखेगा? फर्स्ट में अगर आप उसे सैलरी की तरह ट्रीट कर रहे हो तो क्या जेएलपी बैलेंस शीट में दिखेगा? नो मैम। दिखेगा मैम, कहीं सैलरी नहीं, एक्सपेंसेस रहेगा तो नहीं मैम, अगर एसेट्स की तरह होगा तब। क्या जेएलपी बैलेंस शीट में दिखेगा? इफ इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस विल इट बी शोन इन द बैलेंस शीट? तो आप सिर्फ ये सोचो, क्या सैलरी बैलेंस शीट में दिखता है? नहीं मैम। नहीं। तो क्या जेएलपी बैलेंस शीट में दिखेगा? आंसर इज ठीक है। इफ ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन या छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर हम जेएलपी को खर्च की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या ये बैलेंस शीट में दिखेगा? आंसर इज नो। हाँ, एसेट की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या ये बैलेंस शीट में दिखेगा? नाउ यस मैम, तब दिखेगा। ठीक है। एसेट कौन सा एसेट? एसेट लाइक मशीनरी, फिक्स्ड एसेट, अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ओवर करें क्लास को? यस। ठीक है, अभी जो भी पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेना। एंड आज का क्लास वैसे हम अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, रिकॉर्डिंग हो गया तो, ताकि आप उसको देख पाओ अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो। राइट, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।